सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अपना 6th लैक्चर है फिजिक्स का। प्रीवियस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया ਸੀਗਾ। इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे ग्रेविटेशन वाला। उस तो पहला आज के क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्प्लेसमेंट इन टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फोर्स applied then work done will be positive negative or zero। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆਗਾ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैटरीज ਦੇ ਵਿੱਚ सपोज करो इन्वर्टर ਦੀ बैटरी ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। उस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनर्जी यूटिलाइज्ड इन स्टोरिंग ऑफ वाटर इन डैम, किहड़ी एनर्जी हुंदी है जो वाटर स्टोर हुंदा गा डैम दे विच, ठीक है। सो वो तुसीं दसना गा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम 1/4 देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि अगर मोमेंटम बॉडी का 1/4 हो जाए उस टाइम ते काइनेटिक एनर्जी ते की फर्क पऊगा, वो किन्ने टाइम हो जूगी, ये तुसीं दसना गा। सो अपने अज दे क्वेश्चन है तुसीं ट्राई करो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। पहला आप एक बेसिक समझते हैं कि ग्रेविटेशन हुंदा की है, गुरुत्वाकर्षण इनू कहते हैं हिंदी दे विच। ग्रेविटेशन ये डिस्कवर किन्हां ने कीता सीगा, साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स दे विच, उन्हां दा नाम सीगा इसैक न्यूटन। होया कि एक्चुअल दे विच ये कहानी सारिਆਂ ने सुनी होगी कि वो एक दिन एक पेड़ के थल्ले बैठे हुए सी। सो उन्होंने नोटिस किया कि एक एप्पल जो है वो थल्ले आके डिगदा है। सो वो जो सोच के विच पै जाती है कि ये जो एप्पल है वो थल्ले क्यों डिग्या, वो ऊपर क्यों नहीं गया, इहो जिहा की है अर्थ दे विच जो एप्पल जो थल्ले नूं आउंदा है अर्थ नूं आया वो ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। सो इस सोच ने जो एक पूरा का पूरा लो बनाता, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि अर्थ दे विच ना कुछ एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्सिस हैगी आ, अर्थ दे विच कुछ ना कुछ एट्रैक्शन हैगी आ जो चीज़ों नूं अपनी तरफ खिंचदी है एंड वो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उन्होंने कहा गया कि वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन्होंने कंसैप्ट दिता सीगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। सो इन्होंने नोटिस किया कि जो एप्पल है थल्ले डिग्यागा, सो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगी जो उन्होंने थल्ले नूं खिंच रही है, उन्होंने नाम दिता कि वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उवें ही आप दूसरे तरीके तो भी समझ सकते हैं, उन्होंने जो है आ वाला जो फोर्स है वो कई चीज़ों पर अप्लाई किया, जिमें कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। ये आपको पता है। हुण न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ऑब्जेक्ट है वो जो है स्टेट दी रेस्ट की स्टेट या फिर मोशन की स्टेट विच ही रहना चाहूगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वो अप्लाई ना किया जाए एंड वो जो अपनी डायरैक्शन भी चेंज नहीं करूगा। एंड आपको पता है सर्कल हो या फिर इलिप्टिकल पाथ हो, ये डायरैक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होंगी है, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हैं। डायरैक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, हुण अपने आप तो डायरैक्शन चेंज नहीं हो सकती है ना, अपने आप डायरैक्शन चेंज नहीं हो सकती, देन कुछ ना कुछ तो है ना सन दे कुछ ना कुछ इहो जिहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनू जो है इसे ऑर्बिट दे विच मूव करा रहा है। उन्होंने भी कहा कि जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन का, इनू भी नाम दिता कि ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, जिहदे करके उसकी हर एक पॉइंट पर डायरैक्शन चेंज हो रही है एंड जो प्लैनेट्स हैं वो इसे पाथ दे विच मूव करते हैं, वो जो स्ट्रेट नहीं जाते, ठीक है। सो एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही होगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आप कल किया सीगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की होंगे जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, कोई भी सर्कुलर मोशन, ये भी जो मोशन पॉसिबल है ये सेंट्रीपिटल फोर्स करके ही पॉसिबल है। एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द
या फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन, ठीक है। उवें ही मून रिवॉल्व करता गा अराउंड द अर्थ, बाकी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो मूव करदियां ने अराउंड द अर्थ, सो वो भी जो है पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड कोई भी दो बॉडी हैगी आ, सपोज करो कोई दो परसन खड़े हैं एक दूजे के कोल खड़े हैं, वो भी जो एक दूजे ते ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ला रहे हैं, ठीक है। ये हुंदा गा अपना ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप हुण वेखांगे। सो ये जो है कल्ली अर्थ नहीं हैगी या फिर कल्ला सन नहीं हैगा जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाउंदा गा। कोई भी दो ऑब्जैक्ट वो कितना ही छोटा होवे वो कितना ही वड्डा होवे, वो जो है एक दूजे ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाउंदे है, एक दूजे के करीब खिंचते हैं दूजे ऑब्जैक्ट नूं। इनू कह दिंदे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इनू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहा जाता है। सो इहदे विच न्यूटन ने की कहा कि सपोज करो दो ऑब्जैक्ट हैगे आ, एक ऑब्जैक्ट हैगा ए, एक ऑब्जैक्ट हैगा अपना बी, ठीक है। ਇਹਦਾ मास हैगा सपोज m1 मास आप मान लियागा, ਇਹਦਾ मास आप मान लियागा कि m2 मास हैगा, एंड ये दो परसन हैगे या फिर कोई ऑब्जैक्ट हैगे आ, परसन ही कंसीडर करके चलो, दो परसन है, एक दा मास m1 है एक दा m2 है, दोवां दे विच डिस्टेंस हैगा सपोज r डिस्टेंस है, देन ए जो है b ते फोर्स लाऊगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाऊगा, इनू अपनी तरफ खिंचूगा, ठीक है। एंड बी जो है वो भी इनू अपनी तरफ खिंचदा हैगा, वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाऊगा वो आप हुण वेखदे हैं। सो न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगूगा दोवां दे विच ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उन्हों का प्रोडक्ट होगा मासेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वेयर ऑफ द रेडियस बिटवीन दैम, यानी कि स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, रेडियस नहीं है डिस्टेंस है। सो यही अपना कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी दो ऑब्जैक्ट है वो दोवे ऑब्जैक्ट एक दूजे को खिंचते हैं, किस फोर्स के नाल खिंचते हैं वो जो फोर्स होगा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो दोवें बॉडीज के मास दे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन्होंने विच जिन्ना डिस्टेंस है। सो दोवां नूं आपां जे क्लब कर दिए ये अपने को आऊगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, इनू प्रोपोर्शन नूं आपां हटाना गा, सो f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। सो ये आ जाऊगा अपने को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन्ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता गा, ठीक है। एंड ये जो जी आप लाएगा प्रोपोर्शनल हटा के इनू आप कह देंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इतने लिख दवा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये जो वैल्यू होंगी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वो फिक्स वैल्यू होंगी है, वो कितनी होंगी है वो आप देखते हैं, एंड ये यूनिट्स की होंगी है वो भी आप देख लेंगे हैं। सो इनू मैं रब कर लगी हाँ। यदी वैल्यू आप कढ़नी है जी की वैल्यू, ठीक है। पहले आप यूनिट देखते हैं यदि यूनिट एफ आर नूं आप इस साइड ले आइए आर स्क्वेयर, एंड ए थले आ जाऊंगे m1 m2, ठीक है। हुण देखो एफ अपने को है ग्रेविटेशनल फोर्स हैगा, तो फोर्स ही भावें ग्रेविटेशनल फोर्स ही होए, एंड फोर्स की यूनिट होंगी अपने को न्यूटन, ये आपको पता है। आर की है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होंगी है मीटर, बट इतने आर का स्क्वेयर है इस करके मीटर का स्क्वेयर हो जाऊगा, डिवाइडेड बाय m1 एंड m2, ये हैगी है मास, ठीक है। सो मास की यूनिट होंगी अपने को kg, बट इतने की है दो बार kg आएगा, दैन ये आऊगा kg का स्क्वेयर, इनू जो आप ऊपर लैके जावांगे दैन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर, ये यूनिट होंगी है जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की यूनिट तुसीं याद रख सकते हो। उस तो बाद ये जो वैल्यू होंगी है वो ऑल ओवर दी यूनिवर्स, सिर्फ अर्थ की गल नहीं हो रही है, ये पूरे यूनिवर्स के जो है सेम रही है, ठीक है। एंड ये वैल्यू एक परसन ने कड्डी सी हैनरी कैवेंडिश, हैनरी कैवेंडिश, इहदा पहला भी नाम आएगा कैमिस्ट्री दे विच,
ठीक है। हैनरी कैवेंडिश ने ਇਹਦੀ वैल्यू कड्ढी एंड वो पाए गए कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर kg स्केयर इन्नी वैल्यू होंगी है यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की। एंड ये जो वैल्यू हैगी है वो सेम रही है थ्रू आउट द यूनीवर्स, ठीक है। कली अर्थ नहीं, ये मून पर भी सेम होगी, पूरे यूनीवर्स के जो है सेम वैल्यू रही है ये, ठीक है। एंड ये अपना कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिन्हों का मास m1 एंड m2 है, उन्होंने डिस्टेंस जे r है दैन वो जो एक दूजे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाउणगे वो होगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वो फोर्स इक्वल होगा इस प्रोडक्ट के, ठीक है, इस इक्वेशन के। हुण आपां कुछ केस लैके चलते हैं। क्वेश्चन आया होगा माइंड दे विच कि सपोज करो दो परसन खड़े हुए हैं, एक दूजे के कोल खड़े हुए हैं, सो एक दूजे ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ला रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ला रहे हैं, बट वो चीज़ अपन फील नहीं होंगी। लाइक कोई परसन अपने वाल जो है अट्रैक्ट तो नहीं होगा, कोई अपने नाल खड़ेगा वो आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है दोवां दे विच, ठीक है। सो ये क्यों होंदा गा, बिकॉज इत्थे जो है m1 m2 सपोज करो एक परसन का भार है 50 kg एंड दूजे का मान लो 70 kg है, ठीक है। दो परसन है, एक का वेट है 50 kg, एक का मास है वेट नहीं है 70 kg। सो उन्होंने आप देख सकते हैं कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा उन्होंने। सो जी m1 की वैल्यू पुट कर दो 50 70 डिवाइडेड बाय सपोज करो काफ़ी कोल है 1 मीटर आप ला लेंगे हैं 1 मीटर, ठीक है। सो जी की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 3500, ये तो थले 1 मीटर ही है। सो ये जो आप कैलकुलेट करते हैं ये जो 10⁻9 समथिंग आता, मतलब नैनोमीटर के होगा। एंड ये जो नैनोमीटर के आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये काफ़ी ज़्यादा नेगलीजिबल है, काफ़ी घट फोर्स है, इस करके आपको वो चीज़ फील नहीं होंगी कदे भी कि आप एक दूजे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ला रही है, बिकॉज ये जो वैल्यू होंगी है वो काफ़ी घट होंगी है, इस करके आपको कदे फील नहीं होंगी। पर इसे केस के जो आप ला लीए कि एक परसन है एंड एक अर्थ हैगी आ, जे कोई परसन है एंड एक अर्थ हैगी आ, सो एक अर्थ का मास होगा एक परसन का मास होगा, उस टाइम पे आपको वो चीज़ फील होंगी है। क्यों, बिकॉज अर्थ का मास जो काफ़ी ज़्यादा होंगे, परसन का मास तो घट होंगे पर अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होंगे, इस करके ये जो वैल्यू आती है वो ठीक ठाक वैल्यू आ जाती है करीब 800 न्यूटन 400 500 600 कुछ भी आ सकती है, अराउंड इन्ना होंगे, डिपेंड करता है, वैसे इस चीज़ से भी डिपेंड करता है। सो 500 न्यूटन 600 न्यूटन एंड ए कंपैरेटिवली थोड़ा जो है ज़्यादा फोर्स है। सो इस करके आपको जो अर्थ अपने ते ग्रेविटेशनल फोर्स ला रही है वो आपको फील होंगी है, ठीक है। उस तो बाद एक होर क्वेश्चन आ सकता माइंड के विच कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ वेख्या सी ना, न्यूटन थर्ड लॉ की कहता सीगा भी सपोज करो मैं ये कुछ ना कुछ फोर्स ला रही है दैन ये जो इक्वल फोर्स मेरे हथ पे भी लगूगा, यही कहता सीगा न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इस केस दे विच आप कह रहे हैं सपोज करो आप कट लिया कि 400 न्यूटन फोर्स जो है अर्थ ला रही है किसी परसन पे। सो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो परसन है वो भी तो उन्ना ही फोर्स लाऊगा, ठीक है। ये तो चीज़ आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, ये कितने कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो भी नहीं रही, फोर जो परसन है वो भी वो उन्ना ही फोर्स लाऊगा, ये आपको दसदा है न्यूटन का थर्ड लॉ। पर स्टिल जो परसन है जो कोई फ्रीली फॉल करता गा वो हमेशा थले नूं आंदा गा, अर्थ तो नहीं मूव करती, हमेशा परसन मूव करता गा। ये पीछे रीजन की है, या कोई स्टोन है पत्थर है, एप्पल का ही केस लेने हैं, एप्पल ही थले आया अर्थ तो ऊपर नहीं गया जो कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है। सो ये पीछे रीजन की है ये आप देखते हैं। आप एक वो लाई सी एक इक्वेशन लाई सी सैकेंड लॉ ऑफ मोशन तो आप ड्राइव की सी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होंदा है। आप सैकेंड लॉ तो ड्राइव की सी। सो ये आप कढ़ना है एक्सेलरेशन जो आप कढ़िए दैन फोर्स अपॉन मास आ जाऊगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। हुण एक चीज़ देखो, जो ए वाला मास है सपोज करो ये आप लै लें अर्थ का मास, अर्थ का मास लै लें दैन अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होंदा गा, अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होंदा गा एंड ये चीज़ ज़्यादा है तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली कट हो जूगी, कम हो जूगी ना। सो एक्सेलरेशन इस केस दे विच कम होगा। ठीक है, इस करके एंड वो एक्सेलरेशन इन्ना ज़्यादा घट होंदा गा कि वो फील ही नहीं होंदा गा, वो आपां नूं फील ही नहीं होंदा। आपां नूं कदे ये तां दिखदा कि धरती चल रही है, धरती अपने वाल आ रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा घट है, बिकॉज मास काफ़ी ज़्यादा है अर्थ का। पर परसन है, कोई स्टोन है, कोई एप्पल है, वह मास कितना होगा मैक्सिमम 100 kg, 200 kg, 300 kg। ठीक है, सो इतने आप पुट करिए दैन एक्सेलरेशन जो बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन इन्ना ज़्यादा होगा कि आपू दिखता है एक्चुअली कोई चीज़ अर्थ के अट्रैक्शन के थले जा रही है, वो चीज़ आपू दिखती है, बट अर्थ ऊपर आ रही है ये चीज़ नहीं अपन दिखती, बिकॉज एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होया नहीं अर्थ के, वो बिल्कुल नेगलीजिबल होंगे एंड परसन के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इस करके आपू परसन ही दिखते हैं थले जाते हुए, अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखती कदे भी। आई होप क्लीयर होगा। उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं आप प्लैनेटरी मोशन। एक परसन सीगे जॉन कैपलर, इन्होंने जो है कुछ लॉ दिते सीगे रिगार्डिंग दी प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये परसन का नाम तुसीं याद रखना है। इन्होंने जो है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिते सीगे, 3 लॉ इन्होंने दिते सीगे। फर्स्ट लॉ की कहता है लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ की कहता है कि जो भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम दे विच वो इलैप्टिकल ऑर्बिट दे विच मूव करते हैं। किस तरीके तो, इस तरीके तो कि सपोज करो अपना सन है, ठीक है। सो जो भी प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम दे विच वो जो है इलैप्टिकल ऑर्बिट दे विच मूव करते हैं अराउंड दी सन एंड सन जो है वो एक फोकस से प्रेजेंट होंदा गा। ठीक है, सपोज करो इस तरीके तो समझ लेंगे हैं। सन जो एक फोकस से है, ये इलिप्स है, इलिप्स का एक फोकस है जिथे सन है एंड बाकी प्लैनेट जो इलैप्टिकल ऑर्बिट दे विच मूव करते हैं, ये दस्या सीगा कैपलर ने। ठीक है, इस करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता अपने लिए। सो ये सीगा दा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उस तो बाद सैकेंड इन्होंने की कहा कि ऐसे तो ही समझ लेंगे हैं, ये अपना सन है सपोज करो ये ओ पोजिशन पे है एंड अपना प्लैनेट है ए पोजिशन पे। उस तो बाद चला जाता है बी पोजिशन पे, फिर ये एक पोजिशन सी होंगी है, एक पोजिशन ये सपोज करो डी होंगी है। ठीक है, इस सैकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की सीगा ये दस्या गया कि ये जो चीज़ होगी, सपोज करो कोई प्लैनेट अपना अर्थ आप सपोज कर लेनी है, अर्थ जो है ए टू बी तक जाने लिए जितना टाइम लै रहेगा एंड सी टू डी तक जाने लिए जितना टाइम लै रहेगा, जे ए टाइम इक्वल है दैन इन्हों का एरिया भी इक्वल होगा। की कहता है कि जे फ्रॉम पोजिशन ए टू बी एंड सी टू डी जाने विच जो है इक्वल टाइम लै रहेगा, अर्थ जो है इक्वल टाइम ले रही है इस पोजीशन तक जाने लिए एंड इस पोजीशन तो इस पोजीशन तक जाने लिए। उस केस दे विच जो है एरिया जो होगा ओ ए बी इक्वल होगा ओ सी डी दे। सो ये सीगा सैकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कि वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डेफिनेशन समझनी होनी चाहिए, इस करके मैं इस तरीके से दिखाता कि जो इक्वल टाइम लै रहेगा किसी दो पोजीशन दे विच दैन उन्हां दा एरिया भी सेम होगा। उस तो बाद थर्ड लॉ की कहता सीगा, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये विच कहा गया कि जितना टाइम कोई प्लैनेट लै रहेगा एक रेवोल्यूशन नू कंप्लीट करने लई जे ओदा आपां स्क्वेयर कर दिए। ठीक है, सपोज करो अपनी अर्थ हैगी, अपनी अर्थ अराउंड
365.5 डेज लैंदी है, 1 ईयर लैंदी है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने लई। जे ओदा आपां स्क्वेयर कर दिए दैन इट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब की है कि सपोज करो 365 डेज लैंदी है, ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस दे। रेडियस की है ये आ वाली जो रेडियस है यदि क्यूब कर दिए दैन ये जो है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है। ठीक है, सो इस चीज़ तो आप ये भी दस सकते हैं भी जिस ऑर्बिट का कोई प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट जिन्ना ज़्यादा दूर है सन तो जिन्ना आर ज़्यादा है उन्ना ही जो है टी भी ज़्यादा होगा बिकॉज इट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। वो भी आप कह सकते हैं जिवें कि मरकरी है, मरकरी 88 डेज दे विच जो है एक चक्कर कंप्लीट कर देंदी है सन का। क्यों? बिकॉज जो रेडियस है इस तरीके तो ऑर्बिट है प्लैनेट से। ठीक है, मरकरी सब तो ज़्यादा करीब है इस करके आर की वैल्यू सब तो घट होगी एंड आर की वैल्यू घट है तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन भी घट होगा। 88 दिनों में कंप्लीट कर दे एक रेवोल्यूशन में। अर्थ कितना टाइम लेंदी है 365.5 डिग्री। ठीक है, उस तो बाद मरकरी वीनस अर्थ थर्ड नंबर पर अपनी अर्थ होंगी है। सो इसका रेडियस ज़्यादा है इस करके टाइम भी ये ज़्यादा लेंदा है। सो ये कहता है अपना केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, एंड सैकेंड लॉ तो आप एक होर गल कह सकते हैं कि चलो मैं बाद च कराऊंगी, हुण समझ नहीं आना ना। सो ये सीगा अपना केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहली गल इन्हें कही सीगी कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट दे विच मूव करते हैं। सैकेंड गल इन्होंने कही सीगी कि जो वो एरिया स्वीप करते हैं एक रेवोल्यूशन के टाइम वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड गल इन्होंने कही सीगी कि जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है वह स्क्वेयर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस दी क्यूब। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने ये चीज़ तो एक्सप्लेन करती सीगी कि प्लैनेटरी मोशन है बट ये प्लैनेटरी मोशन क्यों है इसे मोशन दे विच क्यों प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं इसका आंसर दिता सीगा न्यूटन ने। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिता सीगा उस टाइम इन्होंने कहा सीगा कि जो सन है वह कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिदे करके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट दे विच। सो नैक्सट आप गल करते हैं जी ग्रैविटी की। हुण तक आप कितना किया एक बार दस देनी हाँ। सब तो पहले आप देखिएगा कि ग्रेविटेशन हुंदा की है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हुंदा गा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है किते भी है वो एक दूजे ते कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं जिन्होंने आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। ठीक है, जिमें कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है। मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, उवें सैटेलाइट्स मूव कर दिया ने एंड कोई भी चीज़ थल्ले नूं आके गिरती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उन्होंने आप ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिता सीगा। उस तो बाद कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह भी आप ड्राइव करके देख लिया कि वह Gm1 M2 डिवाइडेड बाय r² होंगे। ये जी की है जी है जी जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और आप वैल्यू भी देख चुके हैं जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगलीजिबल होंगी है एंड ये जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेम रही है। उस तो बाद आप देखा कि ये यूनिट की होंगी है, यूनिट भी मैं थोड़ा ड्राइव करके दिखाती है। उस तो बाद आप किया कि जो केपलर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से वो 3 लॉ किहड़े सीगे। उस तो बाद आप गल करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी की होंगी है, ग्रेविटी होंगी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे अर्थ का उन्होंने आप ग्रेविटी कह देंगे हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। यानी कि किस फोर्स के नाल जो है अर्थ किसी भी चीज़ नूं, किसी बॉडी नूं, किसी ऑब्जेक्ट नूं अपने वल अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स नूं आप ग्रेविटी का नाम दे देंगे हैं। ठीक है, उस तो बाद एक टर्म होंगी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिन्हों आप लिखते हैं जी तो
ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ, ਦੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ m1 m2, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਸਮੋਲ m ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਲ ਲਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ G ਇੰਟੂ M। M ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ M ਮੈਂ ਲਿਆਗਾ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ M ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ mg ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। m तो m कैंसल हो जाएगा, देन अपने को g की वैल्यू आ जाएगी GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, दैट इज GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। एंड ये जो अपने लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं तुहानू कहांगी, काफ़ी क्वेश्चन इस तो बन जाते हैं। इस इक्वेशन तो आपां नू की पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैगी आ वो डिपेंड करती है एक तो यूनीवर्सल कॉन्स्टेंट ते, एक मास ऑफ अर्थ ते, एंड जो स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस होंदा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट दे विच। हुण इस इक्वेशन दे विच देखो कि जो G हैगा एंड जो M हैगा ये दोवें चीज़ां तां कॉन्स्टेंट होणगियां, बिकॉज इहदी वैल्यू थ्रू आउट द यूनीवर्स सेम हुंदी है। M है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M वाला है मास ऑफ अर्थ, ये भी कदे चेंज नहीं होंदा गा, ये भी सेम ही रहिंदा गा। सो आप कह सकते हैं G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। एंड ये भी जो है काफ़ी क्वेश्चन अपने सोल्व करवाने वाली है ए वाली इक्वेशन कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंदी है इस तो आपको पता चलता है कि वो जो है जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड ही नहीं करती। G डज नॉट डिपेंड अपॉन दी
ऑन दी मास साइज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप बॉडी कह सकते हैं। भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जो बॉडी हैगी आ जो कि इन्फ्लुएंस जो अर्थ का जो इन्फ्लुएंस हैगा ਉਹਦੇ अंडर आ रही है, थल्ले आ रही है, ठीक है। वो जो है जी ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड ही नहीं करता कि मास की है ਉਹਦਾ बॉडी का मास की है, ਉਹਦਾ साइज की है, ਉਹਦੀ शेप की है, इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता, कला डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना हैगा, ठीक है। सो इस चीज़ तो जे आप एक एक्सपेरीमेंट करिए, ये जो इक्वेशन है ये आपको दसदी है कि सपोज करो एक आप ले लिया स्टोन, एक आप पत्थर ले लिया, ठीक है, एक आप ले लिया सपोज करो पेपर है, एक आप पेपर ले लिया, एक पीस ऑफ पेपर है एंड एक जो है पत्थर है, इन्होंने आप सेम हाइट तो ड्रॉप करिए थले नू, ठीक है। इस हाइट तो इस इत्थे जो है स्टोन रखा गा एंड इत्थे जो पेपर रखा गा, दैन आप दोवां सेम हाइट तो ड्रॉप करिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हुण हाइट की इत्थे जो आर होगी वो होगी भी हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस एंड ऑब्जेक्ट दे विच, ये तो अपना हो गया एंड ये दोवें आप सेम रखिया ने। सो कहने का मतलब की है कि इस इक्वेशन अपन ये कहती है कि ये जो है बॉडी या फिर स्टोन जो पेपर आप लिया उन्होंने मास साइज एंड शेप से डिपेंड करती ही नहीं। सो ये जो सेम टाइम के थले होने चाहिए सीगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यही अपन पता चलता है कि आप किसी हाइट तो सेम हाइट ली है, एक पत्थर फेंकी एंड एक जो है पीस ऑफ पेपर में आप फेंकते हैं, दैन जो है सेम टाइम पर वो थले हिट करेंगे फ्लोर में। बट एक्चुअल दे विच ऐसा नहीं होंदा गा। क्यों नहीं होंदा? बिकॉज ये जो आप फेंक रही है ये जो है मीडियम की हैगा विचारे एयर हैगी, एयर मीडियम है। सो एयर जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लाऊगा एंड वो जो रेजिस्टेंस लाउंदा है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता, जिवें कि सरफेस एरिया की हैगा ऑब्जेक्ट का। हुण जो पत्थर हैगा, हुण जो पत्थर है सपोज आप इन्ने साइज का पत्थर लिया सीगा, ਉਹਦਾ सरफेस एरिया घट हैगा, ये आप पेपर लिया सीगा, दैन पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, सो इससे जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा लगूगा, स्टोन के पत्थर से रेजिस्टेंस घट लगूगा एंड इसका मास भी ज़्यादा है, इसका मास भी ज़्यादा, इस करके भी रेजिस्टेंस घट लगूगा एंड ये रेजिस्टेंस ज़्यादा लगूगा, इस करके पत्थर हमेशा पहला होगा, पत्थर हमेशा पहला हिट करूगा जमीन नू एंड पेपर जो है बाद च आऊगा, ठीक है। ये हैगा एयर की प्रेजेंस दे विच, पर यदा मतलब ये नहीं हैगा कि ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। जे इसे एक्सपेरीमेंट में आप वैक्यूम दे विच करते हैं, वैक्यूम का मतलब है कि कोई एयर नहीं हैगी, कोई इहो जिहा रूम हैगा जिहदे विच कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, दैन आप सेम एक्सपेरीमेंट करते हैं, सेम हाइट तो एक पत्थर नूं ड्रॉप करते हैं एंड एक पीस ऑफ पेपर नूं ड्रॉप करते हैं, उस टाइम पर जो है दोवें सेम टाइम पर हिट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के, ठीक है। जो अपने कंसैप्ट क्लीयर है दैन आपको कोई दिक्कत नहीं आऊगी, ठीक है। जो एयर के विच है दैन तो जिहदा मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी वो ज़्यादा होगी एंड वो पहला होगा, ठीक है। बट जे वही चीज़ आप वैक्यूम के विच कर रहे हैं दैन जो सेम टाइम पर हिट करेंगे ग्राउंड में। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये वाला क्लीयर हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस वाले क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। एंड ये जो है मास शेप एंड बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ये आप याद रखना है। उस तो बाद होर भी क्वेश्चन इस इक्वेशन तो आप सोल्व करांगे। हुण इहदी वैल्यू वेखांगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की हुंदी है, कित्थे हुंदी है, ये सब देखते हैं। यही इक्वेशन मैं लिख रही हूँ। सो वैल्यू आप देखने लगे हैं, वैल्यू ऑफ जी, यदि वैल्यू कटनी है। सब तो पहले आप लिखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आप कटना है। दैन यदि वैल्यू जो है पहला तो एक कड्डी हुई है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू कि जो जी की वैल्यू होंगी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होंगे उस सरफेस ऑफ अर्थ पे एक तो यदि वैल्यू पता होनी चाहिए आपको एंड ये जो मैक्सिमम होंगे ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। हुण देखते आप सपोज करो ये अपनी अर्थ हैगी आ, ठीक है। वैसे इहो जी हैगी नहीं, थोड़ा जा इस तरीके की शेप हैगी आ।
ये ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ। ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਖੜਿਆ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when the object goes above the surface of earth, value of g will decrease। जी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵਧੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟੂਗਾ, ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ Gm/r², ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ आर रखी गई है, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। इस तो ऊपर वाली रेडियस तो एप्लीकेबल है, बट इस तो घट रेडियस जो हैगी है दैन वो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हैगा। एंड ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है, जिमें जिमें आप डैप्थ के जाते हैं, जिमें जिमें आप ये डैप्थ के जाते हैं उवें उवें वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज करती है, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला जो है इत्थे वैलिड नहीं है, सेंटर ऑफ अर्थ के जो है वैलिड नहीं है। सो इस करके आप कह सकते हैं। एंड ये चीज़ ऑब्जर्व भी की गई है कि वैल्यू ऑफ जी हमेशा घटती है एंड मैक्सिमम होंगी है सरफेस ऑफ अर्थ से। सो जिमें जिमें डैप्थ इनक्रीज करूगी उवें उवें जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सो हाइट इनक्रीज हो या फिर डैप्थ के आप जाइए, दोवें केसिस वैल्यू ऑफ जी तक घटूगी, ठीक है। उस तो बाद सेंटर ऑफ अर्थ, सो इस दे अकॉर्डिंग तो आप आई कह सकते थे, इस दे अकॉर्डिंग तो आप आई कह सकते भी सेंटर ऑफ अर्थ के रेडियस 0 है, इत्थे तो रेडियस 0 है। सो ये जो जी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए सी, बिकॉज 1/0 जो है हमेशा इनफाइनाइट होंगे, बट एक्चुअल ऐदा नहीं होंगे। सेम वही चीज़ है कि ये जो फॉर्मूला इस केस के वैलिड है ही नहीं। एंड ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि सेंटर ऑफ अर्थ के जो जी की वैल्यू होंगी है वो हमेशा 0 होंगी है। G = 0 at the center of earth, ठीक है। सो ये है वैल्यू ऑफ G। सो एक बार रिमाइंड करवा देनी है मैं, जो G की वैल्यू होंगी है वो मैक्सिमम होंगी है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस तो बाद जिमें जिमें आप अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं या फिर डैप्थ भी जाते हैं, आप सेंटर के कोल जाते हैं, सो उस टाइम पर जो जी की वैल्यू है वो हमेशा घटती है। एंड सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे अर्थ के सेंटर पे जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। उस तो बाद एक होर कंसैप्ट होंदा गा, उस तो भी क्वेश्चन आते हैं इस इक्वेशन के नाल आप करांगे उन्होंने। इक्वेशन की अपनी आ वाली, इस तो अपने 2-3 क्वेश्चन होर बनते हैं। अपनी जो अर्थ की शेप होंगी है कुछ ज़्यादा बनाती मैंने, इस तरीके की शेप होंगी है, मतलब थोड़ा जा फ्लैटन होंदा गा पोल तो एंड बल्ज एट इक्वेटर, ठीक है। इस शेप में आप जियोड का नाम दिता सीगा, दैट इज फ्लैटन एट पोल्स एंड बल्ज एट इक्वेटर, ये आप कर चुके हैं। एंड इस शेप में आप जियोड का नाम दिता सीगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की इहो जी शेप क्यों हैगी, अर्थ गोल नहीं हैगी,
अर्थ गोल नहीं हैगी, अर्थ जो शेप हैगी दैट इज जियोड एंड इहो जी शेप क्यों हैगी बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हुण एक चीज़ वेखो ये आपां कीती सीगी, ये अपना इक्वेटर है, ये अपने पोल्स है, ठीक है। आपां वेख्या सीगा कि जो वेखण तो भी पता चलीदा है कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा हुंदा पोलर रेडियस तो। इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो हमेशा ज़्यादा हुंदा पोलर रेडियस तो। आपां कीता सीगा ज्योग्राफी दे विच। सो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है पोलर रेडियस तो, सो आपां वेख सकदे भी ग्रेविटी कित्थे ज़्यादा होगी। सो ग्रेविटी की गल की जाए दैन इक्वेटर ते ग्रेविटी घट होंदी है बिकॉज रेडियस इक्वेटर का ज़्यादा होंदा गा। सो ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। मिनिमम होंदी है इक्वेटर पे बिकॉज इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होंदा गा, ज़्यादा होंदा तो ग्रेविटी घट होंदी है, ठीक है। पोल्स का रेडियस घट होंदा गा, रेडियस घट है जो जी हैगी है वो ज़्यादा होंदी है। सो ये भी जो है थोनों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैगा। उस तो बाद जो आप वेट करांगे उत्थे भी आप जो सेम कंसैप्ट अप्लाई करांगे, ठीक है। वेट वाला जो आप कंसैप्ट करांगे उस तो बाद जी की वैल्यू एक और चीज़ देखो, रोटेशन के नाल जिवें जिवें स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ जी जो है वो घट जूगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ जी घट जूगी, या फिर आप ये कह सकते हैं जिवें एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी उवें जो है वैल्यू ऑफ जी घट जूगी, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो है थोड़ा पता होने चाहिए। उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं ओके। हुण अपना जो है ग्रेविटी हो चुकी है, ग्रेविटी के नाल रिलेटेड जो भी है वो आप कर चुके हैं फैक्ट्स। नैक्सट अपने कोल आउंदा ना मास एंड वेट का कंसैप्ट। मास एंड वेट, मास आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मास की हुंदा गा द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, वो अपना मास हुंदा गा, ठीक है। मास एक जो है स्केलर क्वांटिटी हुंदी है, ये आपां पता है। वेट की हुंदा गा, वेट हुंदा है भी किस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दे नाल अर्थ अपनी बॉडी नू अपने वाल जो खिंच रही है उन्होंने आप कह देंगे वेट, ठीक है। इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो किस फोर्स के नाल खिंच रही है उन्होंने आप कह देंगे वेट है, ठीक है। एंड आप ये भी देख चुके हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिहदे नाल अर्थ खिंचदी है दैट इज इक्वल टू दी मास इंटू एंड जो एक्सेलरेशन उहदे विच प्रोड्यूस होंदी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वेट की चीज़ है, वेट एक फोर्स ही है भी किस फोर्स के नाल खिंच रही है। सो ये जगह आप एफ की जगह आप वेट लिख सकते हैं एंड वेट की वेट जो इक्वल होंदा गा मास इंटू जी दे। सो मास वधदा गा, बॉडी का मास ज़्यादा है सो वेट ज़्यादा होगा, या फिर जे जी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, दोनों के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा गा वेट, ठीक है। उस तो बाद वेट किहो जी क्वांटिटी हैगी है, मास जो एक स्केलर क्वांटिटी हैगी है, वेट जो हैगी है दैट इज दी वैक्टर क्वांटिटी। इस तरीके तो लिख सकते हैं आप इनू बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की होंगी है, एक्सेलरेशन एक वैक्टर क्वांटिटी होंगी है, ठीक है। एंड सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक जो है वैक्टर क्वांटिटी होगी। एंड जो ये वैक्टर क्वांटिटी है मास स्केलर क्वांटिटी है, दैन वेट भी जो अपनी वैक्टर क्वांटिटी होंगी है। एंड ये जो डायरैक्शन होंगी है वो की होंगी है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरैक्शन होंगी है जो कि अर्थ के वल लगती है, ठीक है। सो वेट जो एक वैक्टर क्वांटिटी होंदा है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है। उस तो बाद आप देखिया सीगा कि जो मास है वो किते भी चेंज नहीं होंदा गा। मास जो है आप अर्थ से आप जुपिटर से आप मून से है वो हमेशा सेम ही रहता गा, बट जो वेट है वो चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी।
मास तो हमेशा सेम ही रहूगा बट जी की वैल्यू तो वेरी कर सकती है ना। जी जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगे वो तो वेरी कर सकता है। जी कि डिपेंड करता है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है जी तो चलो कॉन्सटेंट है ये जो एम हैगा ये हैगा भी जो मास हैगा जी अर्थ हैगी तो अर्थ का मास है, जो मून हैगा तो मून का मास है, जुपिटर हैगा तो जुपिटर का मास है। जी तो उस चीज़ से डिपेंड करता है। ठीक है सो आप कह सकते हैं जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा होंगे मून के मास तो, अर्थ वड्डी हैगी अपने चांद तो। सो मून का मास घट है सो उत्थे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी घट होंगी है एंड वो कितनी होंगी है 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है या फिर आप ये कह सकते हैं जिवें कि सन हैगा, सन का मास काफ़ी ज़्यादा है अर्थ के नालों, सन का मास काफ़ी ज़्यादा है सो वो जो जी की वैल्यू होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, वो जो एक्सलरेशन होगा जो या फिर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगी है मून से वो 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ होंगी है। तो ही आप हमेशा ये गल कह देंगे कि जो उत्थे वेट होगा कितना हो जाऊगा, मास सपोज करो किसी पर्सन का 60 है एंड उत्थे वैल्यू 1/6 हैगी है जी की। सो ये जो है 10 हो जाता है। ठीक है सो वेट चेंज होंगे है, मास कदे भी चेंज नहीं होंगे है। वेट वैक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं मास की यूनिट की होंगी है, सॉरी मास की यूनिट तो आपको पता ही है केजी होंगी है। वेट की यूनिट की होंगी है, वेट की होंगे वेट एक फोर्स ही होंगे एंड फोर्स यूनिट की होंगी है न्यूटन। सो वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होंगी है, वेट की यूनिट न्यूटन होंगी है। पर आप जो भी आप अपना वेट मैजर करते हैं उस टाइम पर आप वेखते हैं हमेशा केजी के लैके चलते हैं। दरअसल केजी के मास होंगे गा, वेट तो हमेशा न्यूटन के होंगे गा। ठीक है बट आप कदे न्यूटन लेंदे नहीं गे, आप केजी वेट लै सकते हैं, केजी नहीं केजी वेट आप ले सकते हैं। ठीक है केजी वेट की वैल्यू होंगी है 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है ये क्वांटिटी सॉरी ये यूनिट होंगी है। सो जो ऑप्शन के आ जाए कि वेट की यूनिट की है, केजी भी ऑप्शन के दिता हुआ एंड न्यूटन भी ऑप्शन के दिता हुआ दैन आंसर अपना न्यूटन होगा। ठीक है बिकॉज ये जो एक फोर्स ही होंगे, वेट कुछ नहीं होंगे एक फोर्स ही होंगे। ठीक है इस करके यूनिट भी न्यूटन होंगी है। हाँ जी केजी वेट हो जाए दैन ये करेक्ट होगा एंड 1 kg वेट इक्वल होंगे 9.8 न्यूटन में। उस तो बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो वेट होंगे वो इक्वेटर से ज़्यादा होंगे या फिर पोल्स से ज़्यादा होंगे। अगेन वही आप लैके चलते हैं जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ये आप देख चुके हैं इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होंगी है। सो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होगी तो उत्थे ग्रेविटी घट होगी, ग्रेविटी इज लैस एट इक्वेटर एंड मोर एट पोल्स। आप हुण करके हटे हैं। सो जो आपको ग्रेविटी का पता है भी कितने ज़्यादा कितने घट हैगी है दैन आप वेट भी कट सकते हैं, वेट कितने ज़्यादा होगा कितने घट होगा। बिकॉज वेट की होंगे मास इंटू ग्रेविटी, मास तो सेम ही रहूगा ग्रेविटी चेंज हैगी है। ठीक है ग्रेविटी घट हैगी इक्वेटर से, ग्रेविटी घट हैगी इक्वेटर से दैन आप कह सकते हैं वेट भी घट होगा इक्वेटर से। सो जो क्वेश्चन आ जाए कि वेट कितने ज़्यादा होंगे एंड ऑप्शन के हो इक्वेटर या फिर पोल्स दैन पोल्स से वेट जो है हमेशा ज़्यादा होंगे। ठीक है बिकॉज उत्थे ग्रेविटी ज़्यादा होंगी है इस करके इत्थे वेट भी ज़्यादा होगा। इत्थे जो ग्रेविटी अच्छा एक होर चीज़ बिकॉज इक्वेटर से ग्रेविटी घट होंगी है। सो जो भी आप सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, जो भी आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो हमेशा इक्वेटर तो करते हैं। इक्वेटर तो क्यों करते हैं बिकॉज ग्रेविटी घट होंगी है। ठीक है ग्रेविटी घट होने का फायदा की मिलता है बिकॉज जो जाना गा जो लॉन्च करा आप जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो आप अर्थ तो बाहर कढ़ना गा। ठीक है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर कढ़ना गा। सो अर्थ उन्होंने हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करूगी। ठीक है जी का यूज़ करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करूगी। सो जो जी घट होगा सो आपको इस चीज़ के फायदा मिलेगा। सो जो भी अपने जो स्टेशन होंगे हैं रॉकेट लॉन्चिंग वाले स्टेशन होंगे हैं वो हमेशा इक्वेटर के क्लोज होंगे या फिर इक्वेटर से होंगे हैं। जिवें फ्रेंच गुयाना का नाम तुसीं सुनिया होगा,
पहला जो भी लॉन्च हुंदा सीगा वो इस कंट्री का हुंदा सीगा, बेस्ट लोकेशन मन्नी जाती सीगी किसी भी लॉन्च ਲਈ, ठीक है। अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ज़्यादातर लॉन्च जो श्री हरिकोटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। श्री हरिकोटा ये भी इक्वेटर के नज़दीक है, इस करके जो ये साइट चुनी हुई है इंडिया में, ठीक है। सो इतों भी अपने जो है 3-4 क्वेश्चन वधिया हो जाते हैं। रट्टा नहीं मारना, सारी चीज़ जो लॉजिकल हैगी है, फिजिक्स के विच हर एक चीज़ का लॉजिक है। सो क्रैमिंग करने वाली कोई बात ही नहीं हैगी ये विच। सो हुण आपां वेट देख चुके हैं, नैक्सट आपां वेखदे हां वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। एक लिफ्ट वाला एक स्पेशल केस होंदा है, ये भी आप देख लेंगे हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। सो ये ना कुछ 4-5 केस होंगे हैं, जिवें कि फर्स्ट केस है कोई परसन लिफ्ट दे विच है, ठीक है। लिफ्ट दे विच जो एक मैजरिंग बैलेंस रखता जो आप वेट मैजर कर सकते हैं जिससे, ठीक है। एंड वो जो लिफ्ट हैगी है वो स्टेशनरी है, मतलब वो चल नहीं रही। कोई परसन लिफ्ट दे विच है एंड वो जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, वो चल नहीं रही, या फिर जो चल रही है वो यूनीफॉर्म मोशन के नाल चल रही है। जो चल भी रही है तो यूनीफॉर्म मोशन के नाल चल रही है, दैन उस परसन का जो वेट होगा, 2 वेट होंगी है, एक ट्रू वेट एंड एक एपरेंट वेट। दैन उस परसन का जो ट्रू वेट है वो एपरेंट वेट के इक्वल होगा इस केस दे विच, ठीक है। जो लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर जो मूव कर रही है तो यूनीफॉर्म मोशन के नाल मूव कर रही है। उस तो बाद सैकेंड केस, जो लिफ्ट ऊपर नूं जा रही है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। जे लिफ्ट जो है ऊपर नूं जा रही है किसी न किसी एक्सेलरेशन के नाल, उस टाइम पे उस परसन का जो एपरेंट वेट हुंदा गा वो हमेशा ज़्यादा हुंदा गा ट्रू वेट तो। मतलब उस टाइम पे जो उस परसन का वेट मैजर किया जाए, दैन वो एक तो आप लिफ्ट दे विच जो चढ़िया सीगा बंदा, लिफ्ट दे विच चढ़न तो पहला वेट मैजर कर लिया, सपोज वो 60 kg वेट सीगा, ठीक है। एंड इस टाइम पे जो लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के नाल, दैन वो जो एपरेंट वेट जो उस टाइम मैजर करूगा लिफ्ट के विच वो हमेशा ज़्यादा होगा, सपोज 61-62 इन्ना जो होगा उस तो ज़्यादा होगा ट्रू वेट तो। इदा क्यों होंदा है, बिकॉज लिफ्ट जो है अपवर्ड नूं जा रही है, अपवर्ड नूं जा रही है एंड ग्रेविटी किस साइड लग रही है, वो थल्ले नूं लग रही है। सो ग्रेविटी जो है वो थल्ले नूं लग रही है, वो जो अपवर्ड नूं जा रही है, इस करके जो वो वेट जो है वो एडअप हो जाता है, ग्रेविटी है वो एडअप हो जाती है, इस करके वेट हमेशा ज़्यादा हुंदा गा, एपरेंट वेट हमेशा ज़्यादा हुंदा गा ट्रू वेट तो। बिकॉज उस टाइम तो जो ग्रेविटी लगूगी वो ज़्यादा लगूगी, बिकॉज वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। हुण आही केस दे विच जे लिफ्ट थल्ले नूं जा रही है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, उस टाइम पे जो दा एपरेंट वेट होगा वो घट होगा ट्रू वेट तो। जो ट्रू वेट 60 सीगा, दैन एपरेंट वेट जो 59-58 होगा। ऐसा क्यों होंदा, बिकॉज हुण जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस दे विच जा रहा है, सो कुछ ना कुछ वेट जो है घट जाता है जो आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस दे विच जाते हैं, ठीक है। सो कोई अपोजिट मोशन नहीं हो रहा है, ग्रेविटी जिथे लग रही है उसे उस दे विच मोशन हो रहा है। सो एपरेंट वेट हमेशा जो अपना घट जाता है। एक फोर्थ केस होंदा है, जे लिफ्ट टुट जाए, व्हेन लिफ्ट इज ब्रोकन, जो लिफ्ट टुट जाए एंड लिफ्ट जो फ्रीली फॉल करे, कोई भी चीज़ जो फ्रीली फॉल करती है उस टाइम पे ओदा वेट जो है हमेशा 0 होंदा गा। सो ये भी जो सेम ही केस है, जो लिफ्ट टुट गई है सो वो जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस विच फॉल करूगी, एंड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस विच जो भी कोई बॉडी फॉल करती है दैन ओदा वेट जो है हमेशा 0 होंदा गा, ठीक है। उस तो बाद एक होर केस होंदा है, एक होर केस है की है कि लिफ्ट जो है टुट गई है एंड एक्सेलरेशन जो है
नहीं, लिफ्ट जो है थल्ले जा रही है, टुटी नहीं है, लिफ्ट जो है थल्ले जा रही है एंड एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो लिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस टाइम पे की होगा कि जो परसन लिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है वो जो है सीलिंग ਨੂੰ जाके ਵੱਜੂਗਾ, ठीक है, वो जो रूफ ਨੂੰ, जो लिफ्ट ਦੀ रूफ हैगी ऊपर छत हैगी है ਉਹਨੂੰ जाके ਵੱਜੂਗਾ। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जे एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ज़्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो, ठीक है। सो ये 5 केस है, 5 केस आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कल मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कराया सीगा, ਉਹਦੀ वैल्यू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लिखवाई ਸੀਗੀ, मैं मिस कर दी सीगी, वो लिख लो एक तो। जो सेंट्रीपिटल फोर्स ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है mv² डिवाइडेड बाय r। r ये रेडियस वाला हैगा, ठीक है, mv² डिवाइडेड बाय r ये वैल्यू ਹੁੰਦੀ है सेंट्रीपिटल फोर्स ਦੀ। सो ये कल मैं मिस कर दी सीगी, ये लिख लो। उस तो बाद एक होर चीज़ लिखी हुई है बुक के कि जे आप जंप करते हैं फ्लोर के उत्ते, आप जंप करते हैं उस टाइम पर आप कितनी हाइट अटेन करांगे, लाइक कितना उच्चा तक आप जाओगे, वो डिपेंड करता है कि अपनी वेलोसिटी कितनी है एंड ग्रेविटी कितनी है। इक्वल होंगे v² डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। ये डायरैक्ट मतलब वैल्यू दी हुई है v² डिवाइडेड बाय 2g। ये मैं कितने पढ़िया नहीं है, जस्ट मैं ल्यूसेंट के ही देखिएगा ये वाली इक्वेशन। सो ये तुम लिख सकते हो भी कितनी हाइट अटेन करूँगा, वो डिपेंड करता वो कि स्पीड के नाल उन्हें जंप किया गा एंड उस प्लैनेट से अगर उस सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। हुण आपां पता है कि मून की ग्रेविटी घट होंगी है अर्थ तो, सो ये चीज़ घट है तो उत्थे जंप जो है ज़्यादा ऊपर तक जाता है। मून के जो जंप है वो ज़्यादा ऊपर दे विच जाऊगा बिकॉज हाइट जो जी है जी की वैल्यू घट होंगी है, ठीक है। ये भी चीज़ तुसीं देख सकते हो। नैक्सट आप करते हैं सैटेलाइट। एक लास्ट कंसैप्ट अपना रह गया सैटेलाइट। सैटेलाइट की होंगी है, सैटेलाइट दो टाइप की हो सकती है, ये नैचुरल भी हो सकती है, ये जो है आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जिवें अर्थ की आप गल करिए दैन मून जो है अपनी नैचुरल सैटेलाइट है, मार्स की 2 नैचुरल सैटेलाइट है, जुपिटर की 60 अबव नैचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो मून है बेसिकली। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिवें कि अपनी कोई भी ला लो, जीसैट ला लो, ठीक है, कोई भी, बाकी रोहिणी ला लो, आर्यभट्ट ला लो, ये सारे जो अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ने। हुण सैटेलाइट के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होंगे हैं, इन्हां दी ऑर्बिटल स्पीड ते एंड इन्हां दे रेवोल्यूशन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ते। सो फर्स्ट आप करते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो सपोज करो ये अपनी अर्थ हैगी आ एंड ये जो है सैटेलाइट मूव कर रही है इस तरीके तो एक ऑर्बिट दे विच मूव कर रही है, ठीक है। ये दा ऑर्बिट है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये दा ऑर्बिट है। सपोज करो इस ऑर्बिट का रेडियस है r, ठीक है। सो जो वो स्पीड हैगी सैटेलाइट की वो एक तो इंडिपेंडेंट होंगी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप साइज एंड मास ऑफ द सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखनी है कि इतने कोई सपोज करो 100 kg की सैटेलाइट है, एक 100 kg की सैटेलाइट है एंड एक जो है 200 kg की सैटेलाइट है, ठीक है। वो मूव कर रही है अराउंड दी सेम ऑर्बिट सेम है, ठीक है। इस ऑर्बिट के 100 kg वाली है, इस ऑर्बिट के मान लो सपोज करो 200 kg की है, दैन उन्होंने जो स्पीड होगी वो दोवां दी सेम होगी बिकॉज जो ऑर्बिटल स्पीड होंगी है सैटेलाइट की वो साइज मास एंड शेप ऑफ सैटेलाइट से डिपेंड ही नहीं करता गा। किस चीज़ से डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट की है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना उच्चा है वो उस चीज़ से डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन दी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ तो कितनी ऊपर है, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स होंगे ने पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट होंगे ने जो कि पोलर ऑर्बिट के विच होती है, एक मिनट, जो कि पोलर ऑर्बिट के विच होंगी है
इन्हां दा जो ऑर्बिट हुंदा गा अराउंड 600 किलोमीटर तक हुंदा गा। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ तो वो जो जिवें आपां हुण सरफेस ते खड़े हैं, सरफेस ऑफ अर्थ तो उपर जो 600 किलोमीटर जाइए दैन उहदे विच जो पोलर सैटेलाइट पाई जांदियां ने। एक हुंदी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये पाई जाती है सरफेस तो 36,000 किलोमीटर अबव, 36,000 किलोमीटर अबव सरफेस तो 36,000 किलोमीटर अबव पाई जाती ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये बारे आप गल करांगे। सो ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट की हुंदा है कि कोई भी सैटेलाइट वो कितनी अबव हैगी आ सरफेस ऑफ अर्थ तो। ये डिपेंड करता है जो स्पीड हैगी आ वो डिपेंड करती है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट की है वो मास शेप एंड साइज से डिपेंड नहीं करती। जितना क्लोज जो ऑर्बिट होगा उन्नी ही स्पीड ज़्यादा होगी, जितना दूर ऑर्बिट होगा उन्नी ही स्पीड घट होगी उहदी। ऐसा क्यों हुंदा गा? बिकॉज आपां नूं पता है जिवें जिवें आपां उपर जाते हैं उवें उवें जो है जो ग्रेविटी हैगी आ ग्रेविटी जो है घटती रहती है। ठीक है, जो ग्रेविटी घटूगी दैन अर्थ उन्होंने अट्रैक्ट नहीं कर पाऊगी, अट्रैक्ट नहीं कर पाऊगी दैन वो स्पीड ऑटोमैटिकली लो हो जाती है। सो जिन्नी क्लोज वो अर्थ दे हुंदी है उन्नी ही स्पीड ज़्यादा हुंदी है सैटेलाइट की। एंड अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ जो स्पीड हुंदी है किसी भी सैटेलाइट की वो हुंदी है अराउंड 8 किलोमीटर पर सैकेंड। ये हुंदी है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ लिख लो, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो स्पीड होंगी दैट इज 8 किलोमीटर पर सैकेंड, यानी कि एक सैकेंड दे विच जो सैटेलाइट है वो 8 किलोमीटर कवर कर लेंदी है, इन्नी स्पीड होंगी है। ठीक है, उस तो बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी एक चक्कर पूरा करने दे विच कितना टाइम लगेगी सैटेलाइट। ठीक है, सपोज करो इतों स्टार्ट हुई है एंड ये पूरा चक्कर कवर करने दे विच कितना टाइम लै रही है उन्होंने आप कह देंगे हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आपको एक चीज़ पता हैगी आ कि स्पीड की होंगी है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो टाइम इतों की आ जाऊगा, टाइम आप इस साइड ले आने एंड स्पीड में आप थले ले आने हैं, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की होगा कि कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना है। डिस्टेंस की होगा इस केस ये सर्कल दे विच ट्रैवल कर रही है एंड सर्कल दे विच जो डिस्टेंस हुंदा वो आपां की लैके चलते हैं हमेशा सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट की हुंदा गा ये जो पाथ फॉलो कर रही है। सो एदा सरकमफ्रेंस कितना है वही डिस्टेंस होगा एंड स्पीड दैट इज दी ओदी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है। ठीक है, हुण जे ये होगा अपना टाइम पीरियड, जे किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा हैगी आ दैन ओदा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन घट होगा, जे ऑर्बिटल स्पीड घट हैगी है दैन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा होगा। या फिर आप इस तरीके तो भी कह सकते हैं जे आर की वैल्यू घट है, जे रेडियस जो है वो घट हैगा ऑर्बिट का, यानी कि वो क्लोज हैगी टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्लोज हैगी है तो ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा होगी एंड ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा हैगी है, स्पीड ज़्यादा है तो वो घट टाइम लगी। ठीक है, स्पीड किसी भी चीज़ की ज़्यादा होंगी है दैन वो हमेशा टाइम घट लेंदी है ना चक्कर कंप्लीट करने विच। सो यही केस जो है इत्थे आऊगा। सो ये भी जो है डिपेंड करता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट की है एंड बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल स्पीड की है। एंड ये भी जो आप क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ लैके चलिए दैन एक सैटेलाइट जो है 84 मिनट के विच 84 मिनट के विच जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देंदी है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ की गल हो रही है। ये नहीं 36,000 किलोमीटर ऊपर हैगी है दैन वो जो है 84 मिनट के कवर कर दोगे, ऐसा नहीं होंदा गा। ये भी आप गल करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सब तो पहला ये जो है 36,000 किलोमीटर अबव होंगी है
above to the surface of earth। ठीक है, अर्थ तो जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर होंगी है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी है ये जो ये डायरैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन होंगी है, डायरैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन वो बिल्कुल सेम होंगी है जो डायरैक्शन ऑफ मोशन होंगी है, डायरैक्शन ऑफ रोटेशन होंगी है अर्थ की, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि अर्थ किस तरीके तो रोटेट कर दिया, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर दिया। ठीक है, उमें ही जो जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जो रेवोल्यूशन कर दी है वो वेस्ट टू ईस्ट कर दी है। उस तो बाद टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड टू कवर वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, वन रोटेशन बाय अर्थ। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जिन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ अपनी एक्सिस से एक चक्कर ਕੱਟਦੀ है उन्ना ही टाइम जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ਲੈਂਦੀ है अर्थ ਦੇ अराउंड एक चक्कर ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है अर्थ जो है पूरा एक चक्कर ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ है अपनी एक्सिस से जो स्पिन ਹੁੰਦੀ है 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 आवर्स ਲੈਂਦੀ है एक अपनी एक्सिस से एक चक्कर ਕੱਟਣ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ टाइम जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ਲੈਂਦੀ है अर्थ के अराउंड रिवोल्व होने ਲਈ। ये रेवोल्यूशन टाइम है, अर्थ का जो है रोटेशन टाइम है एंड एदा जो है रेवोल्यूशन टाइम है। सो ये जो है बिल्कुल सेम होंगे। इस करके ये दो कंडीशन करके आपको ऐसा फील होंगे कि ये जो सैटेलाइट हैगी आ ये जो है स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये मूव नहीं कर रही। ठीक है, एंड एदा जो ऑर्बिट होंगे वो 36,000 किलोमीटर अबव होंगे। इस ऑर्बिट में जो है पार्किंग ऑर्बिट भी कह लेंगे हैं, पार्किंग ऑर्बिट। एंड जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदियां ने इन्हां दा यूज़ कित्थे हुंदा है? कम्युनिकेशन दे विच। जो दूर संचार होता है कम्युनिकेशन होंदा है इहदे विच जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इन्हां नूं लॉन्च करने लई जो है GSLV रॉकेट्स होंदे हैं। नाम तुसीं कई बार वेखिया होना करंट दे विच भी कि GSLV रॉकेट होंदे है, एक जो है PSLV रॉकेट होंदे है। ये होंदा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि पोलर ऑर्बिट दे विच रखता है सैटेलाइट नूं। एंड जो GSLV होंदा GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये जो है काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, 36,000 किलोमीटर तक जाता है एंड उस ऑर्बिट दे विच सैटेलाइट नूं रखता है। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट आउंदा अपने को एक छोटा जिहा कंसैप्ट हो रहा है एस्केप वेलोसिटी। ये रिलेटेड हैगी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होंदी है वो मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होंदी है किसी भी ऑब्जैक्ट नूं अर्थ के ग्रेविटेशन तो दूर दूर भेजण लई। ठीक है, सपोज करो ये अपनी अर्थ हैगी आ। ठीक है, सो ये अपनी अर्थ हैगी आ, आपां जो है कोई रॉकेट लॉन्च करना है, आपां जो है कोई रॉकेट लॉन्च करना है। सो एंड ये पूरा का पूरा जो है सपोज करो एने एरिया तक अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। सो इस एरिया तो बाहर कढ़ने लई, इस एरिया तो बाहर कढ़ने लई इस रॉकेट नूं कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि इस एरिया तो बाहर निकल जाए। ठीक है, उन्होंने आप कह देंगे एस्केप वेलोसिटी। सो ये आप डेफिनेशन जो लिखिए इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी और घट घट वेलोसिटी जिहदी आपां नूं रिक्वायरमेंट होंदी है, रिक्वायर्ड टू एस्केप दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू होंगी है दैट इज VE/2GR। ये दी वैल्यू होंगी है डिपेंड करती है कि अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हैगी है किसी भी प्लैनेट की। अर्थ है तो अर्थ की कितनी हैगी है एंड रेडियस कितना हैगा। ठीक है, सो बिकॉज ये जी से डिपेंड करता है, ऐसे करके आप जो है जी जो इक्वेटर की कम होंगी है, इक्वेटर तो आप हमेशा लॉन्च करते हैं किसी भी सैटेलाइट में। ठीक है, सो ये जो आप याद रख सकते हैं।
दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक ग्रेविटी से एंड एक डिपेंड करती है रेडियस से। सो आज के लैक्चर में आप इन्ना ही करते हैं, अपना ग्रेविटेशन वाला कंसैप्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक होर चीज़ हैगी आ जी, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो जी हैगी आ वो 0 होंदी है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जे वेट पूछ लिया जाए, वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो भी 0 होगा, बिकॉज वेट की होंदा गा mg होंदा एंड मास कदे 0 नहीं हो सकता गा। सो जे जी 0 हैगा तो वेट भी 0 होगा एंड वेट कितने मैक्सिमम होगा, पोल्स ते होगा, वेट ते घट होगा। जिवें जिवें आप हाइट ते जावांगे, हाइट जिवें आप जाते हैं तो जी जो है वो कम हो जाती है, उवें ही वेट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये जो कंसैप्ट आप ला के जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस चैप्टर तो। सो ये चैप्टर इत्थे खत्म होंदा है। कोई डाउट हैगा तो पूछ लियो मैनू। चलिए, धन्यवाद।